मित्रों नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का करियर क्लासेस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, मैं आज आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे 1857 की महाविद्रोह। आज इसी में कुछ शेष बातें रह गई थी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस महाविद्रोह के प्रमुख केंद्र तथा उस केंद्र में जो विद्रोह हो रहा था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और ये कौन अंग्रेज अधिकारी थे जो हमारे विद्रोहियों का सामना कर रहे थे। तो पहले तो मैं यह आपके सामने रख रहा हूं। तो पहला विद्रोह का केंद्र था दिल्ली। दिल्ली में जो हमारे विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे उनके नाम थे बहादुर शाह जफर एवं वक्त खां। इनके नेतृत्व कर रहे थे। इनके सामने जो अंग्रेज अधिकारी थे वे थे नेल्सन, हडसन एवं विलोबी। इनके मध्य संघर्ष हुआ। दूसरा है लखनऊ। लखनऊ में जो हमारी महान नेतृत्वकर्ता थी बेगम हजरत महल उर्फ महरपरी तथा इनके बेटे विरजिश कादिर। और इनका मुकाबला जो अंग्रेज कर रहे थे वे अंग्रेज थे कैंपबेल। और यहां पर इनका साथ दे रहा था लॉरेंस तथा हैवलॉक। ये तीन इनके साथ दे रहे थे। तीसरा केंद्र था कानपुर। कानपुर में हमारा नेतृत्व कर रहे थे नानाजी उर्फ धनधुजी पंत एवं तात्या टोपे उर्फ पांडुरंग शास्त्री उर्फ रामचंद्र पांडुरंग। और इनका जो अंग्रेज मुकाबला कर रहा था वह था कैंपबेल। उसके बाद हम लोग चलते हैं झांसी। झांसी में झांसी एवं ग्वालियर इसका नेतृत्व कर रही थीं महान वीरांगना लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे। और इनका मुकाबला कर रहा था अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज। उसके बाद इलाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली। और इनका मुकाबला कर रहा था कर्नल नील। उसके बाद फैजाबाद का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। और इनका मुकाबला कर रहा था कैप्टन रेनाल्ड। उसके बाद हम लोग चलते हैं जगदीशपुर, आरा बिहार।
जगदीशपुर, आरा, बिहार का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह एवं उनके भाई अमर सिंह, और इनका मुकाबला कर रहा था विलियम टेलर। उसके बाद बरेली में खान बहादुर खान साहब नेतृत्व कर रहे थे। खान बहादुर खान बरेली में नेतृत्व कर रहे थे और इनका मुकाबला कर रहा था विसेंट अय्यर। ये महाविद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। केंद्र के नेतृत्वकर्ता, उनका सामना किस अंग्रेज अधिकारी से हो रहा था, मैंने आपको बतलाया। मित्रों, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे पार्मेस्टोन तथा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया। अब सवाल यहां ये उठता है कि 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति के विषय में कहा गया यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कहा गया प्रथम सिपाही विद्रोह था, कहा गया यह राष्ट्रीय विद्रोह था, कहा गया यह सामंतों का विद्रोह था, कहा गया यह धार्मिक बर्बरता का युद्ध था, कहा गया यह जन विद्रोह था, कहा गया यह दो सभ्यताओं के मध्य टकराव था, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस विद्रोह को अंततः अंग्रेजों ने दबा दिया, कमजोर कर दिया और धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि 1857 की विद्रोह के असफलता के कुछ महत्वपूर्ण कारण है। तो वह महत्वपूर्ण कारण यह है, पहला, राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव था। एक तो यह बताया गया। दूसरा कहा गया नेतृत्व एवं संगठन का अभाव था। फिर कहा गया संसाधनों का अभाव था। फिर कहा गया देशी रियासतों का सहयोग न प्राप्त होना। फिर रणनीति एवं योजनाबद्ध तरीका नहीं अपनाया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जिसकी वजह से यह सफल नहीं हो पाया, किंतु उसके बावजूद हमारे मुट्ठी भर वीर जवानों, क्रांतिकारियों ने अपने जज्बात, अपनी प्रेरणा, अपने साहस से उस शक्ति के प्रति टकरा गए जिसके विषय में कहा जाता है कि यह दुनिया में अजेय हैं। और भारतीयों को यह जरूर बतलाने में कामयाब रहे कि यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति संवेदनशील होकर के काम करेंगे तो अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है, उनसे अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। तो यह कुछ कारण थे जिसकी वजह से यह असफल हुआ। सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन दोनों लोगों ने मिलकर के पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति दिखलाना। भारत के तथाकथित पढ़े लिखे बौद्धिक व्यक्ति, व्यापारिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग
जमींदार, रियासतदार, नवाब, शासक या तो तटस्थ थे या अंग्रेजों के साथ थे और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच में छुरा भोंक रहे थे। यदि आम जनमानस के मन में अपने क्रांतिकारियों के प्रति संवेदनशीलता थी, जहां तक संभव था उन्होंने सहयोग किया। राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव का मतलब यह हुआ कि पूरे भारत में यह क्रांति नहीं फैली थी। मूलतः उत्तर भारत में कुछ सीमित दायरों में था। बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन सब क्षेत्रों में नहीं था। यह कुल मिलाकर के हिंदी बेल्ट में ही यह चल रहा था। तो वहां के भी लोगों का इनके प्रति कोई सम्मान, संवेदनाएं कम दिखलाई दी। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी तरफ अंग्रेजों की कुशल रणनीति थी, संगठन था, अस्त्र शस्त्र थे, संचार के संसाधन थे, समन्वय था, योग्य नेतृत्व था, पूंजी भी था, इसलिए वे सफल रहे। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय का गवर्नर जनरल था, वह लिखता है कि यदि उत्तर भारत के कुछ बड़े राजागण जैसे ग्वालियर नरेश, होलकर नरेश, रामपुर नरेश, अगर इन लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ दे दिए होते तो अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ता। बल्कि इन लोगों ने तो ऐसा कार्य किया कि जो क्रांति का एक झोंका था, विद्रोह का जो एक झोंका आया था, उससे हम सही सलामत बच गए। नानाजी ने लिखा है कि यह अंग्रेजों का जो नया हथियार है, यह गोली चलाने से पहले सामने वाले को मार देती है। एक विद्रोही मरते हुए कहा था, ये टेलीग्राम के वायर हमें गला कस करके मार डाला। तो कहीं न कहीं ये बातें कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्णतया यह कह देना कि यह टोटली असफलता तो यह ठीक नहीं है। परिणाम के रूप में असफल था, मगर विचार चेतना के रूप में यह सफल था। 1857 की क्रांति माना कि असफल हो गया इतिहासकारों के अनुसार, किंतु भारतीय दृष्टिकोण में असफल था। उनकी क्रांति करने की जज्बा, साहस, प्रेरणा आने वाले वर्षों में भारतीयों को प्रेरित करता रहा, आज भी प्रेरित करता है। मित्रों, इस क्रांति की असफलता के बाद अंग्रेजी सरकार ने अपने शासन प्रशासन में बहुत कुछ परिवर्तन किया। उस परिवर्तन को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। परिवर्तन यह हुआ कि इस विद्रोह के बाद भारत में एक नया अधिनियम बना करके भेजा गया, जिसे कहा गया 1858 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। 1858 में एक ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जिसे महारानी का उद्घोषणा कहते हैं, महारानी का उद्घोषणा पत्र कहते हैं। यह उद्घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया, पढ़ा गया। इस अधिनियम में था क्या? इस अधिनियम में यह था, नंबर 1, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। नंबर 2, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पर वायसराय का एक नया पद बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बना। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी संपत्ति की मालिकिन ब्रिटिश महारानी होंगी। चौथा, भारत का शासन प्रशासन महारानी के द्वारा किया जाएगा। पांचवा, महारानी को लंदन में शासन प्रशासन में सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन हुआ, भारतीय परिषद, जिसके प्रमुख को कहा गया भारत सचिव। अब वह उनके दिशा निर्देश पर
भारत का वायसराय अब भारत में शासन करेगा। भारत से संबंधित सभी शक्तियां और कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया। लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करता था, उसे समाप्त कर दिया गया। और क्या कहा गया? भारत के लोग हमारे गुलाम नहीं, हमारी प्रजा हैं, प्रजा के कल्याण के लिए अब कार्य किए जाएंगे। और क्या कहा गया? भारतीय रियासतों, राजाओं का सम्मान किया जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा। भारतीय परंपराओं और उनके धर्म, रीति रिवाज, त्यौहार में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और जो विद्रोही अपने अस्त्र शस्त्र सहित समर्पण कर देंगे उनको माफ कर दिया जाएगा। इस अधिनियम में यह महत्वपूर्ण बातें थीं। इतना ही नहीं, इस अधिनियम में इसका भी उल्लेख कर दिया गया अप्रत्यक्ष रूप से कि चूंकि भारतीय जनमानस से डायरेक्टली कोई ब्रिटिश शासक का जुड़ाव नहीं था, इसलिए भारतीयों के मन में क्या विचार चल रहा है नहीं जान पाते थे। तो अब व्यवस्था करने, गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी, आगामी समय में भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व शामिल किया जाएगा। तो जब 1861 का अधिनियम बना तो उस भारतीय परिषद में कुछ भारतीयों को भी शामिल करने की बात की गई, ताकि भारतीयों की तरफ से नुमाइंदगी होगी, उनके विचारों को जान लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उस समय तक भारत में कोई अखिल भारतीय सभा नहीं थी, संगठन नहीं था। तो अंग्रेजों के मन में भाव आया कि एक संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बनाया जाए। यद्यपि यह आगे चल करके 1885 में कांग्रेस के रूप में दिखाई देता है, जो हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे। ये बताओ, 1858 के अधिनियम को दादा भाई नौरोजी ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। तो यह इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, सैन्य सेवा में सुधार करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने पील कमीशन का गठन किया और उसके सलाह पर भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, जो 2:1 2:1 था। यानी 2 अंग्रेज अधिकारी होंगे सेना के और 1 भारतीय सिपाही होगा, ऐसी व्यवस्था की गई। एक और महत्वपूर्ण बात की गई इसमें क्या, कि भारतीयों को, खास करके जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, उन्हें और अपने करीब लाया जाए और भारत में ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे कि उनके विचारों को हम लोग पहले से जान लें और समझ लें। यह भी इसमें व्यवस्था किया गया। एक और नई चीज परिवर्तन किया गया, अनुबंध आधारित नौकरियों को समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह पर अब योग्यता और मेरिट के आधार पर अब चयन किया जाएगा। यह इसमें व्यवस्थाएं दी गई। ओके, थैंक यू।